नमस्कार। पश्चिम बंगाल एक बार फिर से सियासी अखाड़ा बन चुका है। 2026 का विधानसभा चुनाव सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं है, बल्कि ये विचारधाराओं की, रणनीतियों की और बंगाल का भविष्य किस दिशा में जाएगा, इसकी एक बड़ी लड़ाई है। तो चलिए इस महामुकाबले के पूरे रोडमैप को जरा और करीब से समझते हैं। इसे कोई आम चुनाव मत समझिए। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स इसे कह रहे हैं एक हाई वोल्टेज मुकाबला। और ऐसा क्यों, ये आपको तब साफ हो जाएगा जब हम देखेंगे कि कौन कौन मैदान में है और दांव पर क्या-क्या लगा है। तो ठीक है, किसी भी चुनावी लड़ाई की शुरुआत एक ऐलान से होती है ना? तो चलिए सबसे पहले यही देखते हैं कि इस महासंग्राम का बिगुल कब और कैसे बजने वाला है। अब लड़ाई है तो जाहिर है उसमें खिलाड़ी भी होंगे, तो अब ये जानना सबसे जरूरी हो जाता है कि बंगाल के सियासी दंगल में आखिर कौन-कौन से बड़े प्लेयर्स मैदान में उतर रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, इस बार बंगाल की सत्ता का ताज किसके सिर पर होगा? और देखिए, ये मुकाबला सीधा-सीधा नहीं है, मतलब कोई दो पार्टियों की लड़ाई नहीं है। ये एक, कह सकते हैं, मल्टी कॉर्नर्ड फाइट होने वाली है। तो देखिए, मैदान में मुख्य तौर पर चार बड़ी ताकतें हैं। एक तरफ तो है सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस, दूसरी तरफ है भारतीय जनता पार्टी, जो उन्हें जोरदार टक्कर दे रही है, और फिर कांग्रेस और लेफ्ट का गठबंधन भी है, जो अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने के लिए जी-जान लगा रहा है। मतलब यही जो चार कोणीय मुकाबला है ना, यही इसे बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल और दिलचस्प बना देता है। अच्छा, तो खिलाड़ी तो पता चल गए, अब बारी है खेल के नियमों की, मतलब तारीखों की। तो चलिए सीधे उस रोड मैप पर नजर डालते हैं जिसका इंतजार बंगाल का हर वोटर कर रहा है। तो इलेक्शन कमीशन ने वोटिंग को दो फेज में रखा है। पहला फेज 23 अप्रैल को और दूसरा 29 अप्रैल को। बस इन्हीं 2 दिनों में बंगाल के लोग अपना फैसला ईवीएम में लॉक कर देंगे। और फिर इंतजार होगा 4 मई का, वो दिन जब वोटों की गिनती होगी और ये तय होगा कि अगले 5 साल बंगाल का भविष्य क्या होगा। अब बंगाल के चुनावों की बात हो और शांति व्यवस्था की बात न हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। यहाँ पर शांति से वोटिंग करवाना हमेशा ही एक बहुत बड़ी चुनौती रही है। तो सवाल ये है कि इस बार प्रशासन ने फेयर और सेफ इलेक्शन के लिए क्या-क्या तैयारियां की हैं। आइए इस पर भी एक नज़र डालते हैं। और ये चुनौती कितनी बड़ी है, इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा लीजिए कि हज़ारों की संख्या में पोलिंग बूथ्स को सेंसिटिव यानी कि सेंसिटिव कैटेगरी में रखा गया है। ये वो जगह हैं जहां पहले हिंसा या गड़बड़ी होने का खतरा ज्यादा रहता है। तो ये नंबर ही अपने आप में बता देता है कि जमीन पर टेंशन कितना है। तो इस सिचुएशन से निपटने के लिए एक 2-pronged स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है। पहला तो ये कि जितने भी सेंसिटिव सेंटर्स हैं उन पर टेक्नोलॉजी और स्पेशल ऑब्जर्वर्स की मदद से खास नजर रखी जाएगी, और दूसरा, जमीन पर सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस की भारी तैनाती होगी। मकसद साफ है कि कोई भी गड़बड़ी ना हो और वोटर्स बिना किसी डर के अपना वोट डाल सकें। अच्छा, ये तो हो गई तारीखों, पार्टियों और सिक्योरिटी की बातें, लेकिन इन सबके अलावा इस चुनाव में एक और बहुत ही दिलचस्प ट्रेंड देखने को मिल रहा है। एक ऐसा ट्रेंड जो शायद बंगाल के पॉलिटिक्स के लिए एक नई शुरुआत का इशारा है। तो आखिर ऐसी क्या खास बात है इस चुनाव में? क्या है वो चीज जो इसे पिछले इलेक्शन से अलग बनाती है और एक बड़े सोशल चेंज की तरफ इशारा करती है? और वो है महिला उम्मीदवारों की बढ़ी हुई भागीदारी। जी हाँ, इस बार पहले से कई ज्यादा महिला उम्मीदवार मैदान में हैं, और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये बंगाल की राजनीति में एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। एक ऐसा बदलाव जो आने वाले टाइम में विधानसभा में उठने वाले मुद्दों और डिबेट्स का रुख भी बदल सकता है। तो देखिए, एक तरफ कड़ा मुकाबला, दूसरी तरफ जबरदस्त सुरक्षा इंतजाम, और ऊपर से राजनीति में महिलाओं की ये बढ़ती भागीदारी। इन सब वजहों से बंगाल का ये चुनाव सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं रह गया है, ये एक तरह से पूरे देश के लिए एक पॉलिटिकल थर्मोमीटर बन गया है, जिस पर हर किसी की नज़र टिकी हुई है। और आखिर में ये चुनाव हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल भी छोड़कर जा रहा है। सवाल ये कि पॉलिटिक्स में महिलाओं का ये बढ़ता रिप्रेजेंटेशन, क्या ये सिर्फ इसी एक चुनाव का ट्रेंड है, या फिर ये बंगाल की राजनीति की एक नई और स्थायी तस्वीर बनने जा रही है? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।